हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं लीगल सर्विसेज किस तरीके से जीएसटी में चार्ज होती हैं, फॉरवर्ड चार्ज में, आरसीएम में कितना रेट लगता है, किस तरीके से कंप्लीट मैकेनिज्म लीगल सर्विसेज का काम करता है जीएसटी के अंदर, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सर, सबसे पहली चीज तो ये कि भैया वकीलों से पंगा नहीं कोई लेना चाहता है ना। ऑब्वियस सी बात है, उनका काम है कोर्ट कचहरी में रहना। और अगर सरकार बोलेगी कि भाई वकील साहब जीएसटी लाओ, तो क्या जीएसटी मिलेगा उनको? मिल तो जाएगा, बट 10 केस और ठोक दिए जाएंगे कि जीएसटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये प्रोविजन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका तो काम है कचहरी में बैठना, कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, आपको वो डेली घसीटेंगे। गवर्नमेंट कहती है भाई नहीं नहीं, गंदे लोग, ये वकील जो है ये अच्छे लोग नहीं है, ये गंदे लोग हैं, ये हमको परेशान करते हैं, हम इनसे जीएसटी लेंगे ही नहीं, हम इनको आरसीएम में डाल देंगे। यही तो कंसेप्ट है आरसीएम का। कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा मतलब फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में समझा रहा हूँ, बट यही कंसेप्ट होता है। जो सर्विसेज आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे मेजरली कहीं कहीं पर कुछ अलग ऑब्जेक्टिव भी हैं, बट मेनली यही ऑब्जेक्टिव है। या तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, या गवर्नमेंट के वो बाबू सोना नहीं है। गवर्नमेंट अपने बाबू सोना पे ज़्यादा बिलीव करती है ना, तो उन बाबू सोना से वो टैक्स कलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करती है। बाबू सोना मीन मतलब डियर वंस जो होते हैं, जो उनके एकदम अच्छा बढ़िया तरीके से रहते हैं, कंप्लाइंस पूरे करके रखते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, है ना। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नहीं नहीं नहीं, वकील साहब तो भाई परेशान करेंगे, भैया वकील साहब से ऐसे नहीं करेंगे। हाँ जी, आ जाइए। जीएसटी ऑन लीगल सर्विसेज बाय एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। अब अदर देन सीनियर एडवोकेट के लिए अलग है चीजें, या फर्म ऑफ एडवोकेट, और सीनियर एडवोकेट के लिए अलग है। उसको समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले समझिए लीगल सर्विसेज क्या है। एक एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट जो प्रोवाइड कर रहा है लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज का मतलब क्या होगा आप बताइए। चलिए, हाँ भाई एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहब भी तो मेरे बहुत सारे हैं लर्नर्स जो सीखते हैं हमसे। बताइए साहब, आप टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, अब एक ऐसा कंसेप्ट बनाता हूं जो कि आपने शायद सुना ना हो। चलो पहले इजी कंसेप्ट बनाता हूं आपका। आप अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में अपीयर हुए जाकर के, क्या एक लीगल सर्विस है? हाँ लीगल सर्विस है। क्या आरसीएम लगेगा यहां? अभी मान लेते ठीक है, आरसीएम यहां पर लगेगा। ठीक, बहुत सिंपल थी। दूसरा केस लेते हैं। आपने अपने क्लाइंट के लिए कोई रिप्लाई बनाया, आपने अपने क्लाइंट के लिए रिप्रेजेंटेशन दी, ये सब चीजें तो बहुत सिंपल है। आपने अपने क्लाइंट का टैक्स की रिटर्न फाइल की। एडवोकेट साहब आपसे बात कर रहा हूं। हाँ जी एडवोकेट साहब आपसे बात की जा रही है। आपने अपने क्लाइंट के लिए जीएसटीआर 99C फाइल की, जीएसटीआर 3B फाइल की, जीएसटी का रिप्लाई बनाया, जीएसटी के लिए डिपार्टमेंट में विजिट किया। क्या इसको लीगल सर्विस बोला जाएगा? दैट्स इंटरेस्टिंग। ये कंसेप्ट नहीं सुना होगा ना। मतलब क्या बात कर रहे हो सर, टैक्सेशन की सर्विस भी मतलब जीएसटी के दायरे से बाहर? किसी बात का आरसीएम लगेगा वहां पर? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आइए, लीगल सर्विस का मतलब क्या? खाली कोर्ट में रिप्रेजेंट करने को लीगल सर्विस बोला जाएगा? खाली डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट करने को लीगल सर्विस बोला जाएगा? या उसके अलावा जितनी भी सर्विस एक एडवोकेट देता है, सारी सर्विसेज को लीगल सर्विस बोला जाएगा? हमारे पास इसके लिए क्लैरिफिकेशन अवेलेबल है ऑलरेडी। लीगल सर्विस मींस एनी सर्विस बाय एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। एनी सर्विस मींस एनी सर्विस किसके द्वारा दी जा रही है? एडवोकेट के द्वारा या फिर सीनियर एडवोकेट के द्वारा दी जा रही है। प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, आप उसको एडवाइस दो, कंसल्टेंसी दो, असिस्टेंस दो, इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ। इसको अभी डिटेल में समझेंगे, थोड़ी देर रुको। इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। किसी कोर्ट के आगे, किसी ट्रिब्यूनल के आगे, या किसी अथॉरिटी के आगे आप रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ। क्वेश्चन इज दिस, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, टैक्सेशन की कंसल्टेंसी दे रहे हो आप, टैक्स की कंसल्टेंसी, क्या टैक्सेशन एक लॉ की ब्रांच है?
यस डेफिनेटली है, टैक्सेशन इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ लॉ। क्या पढ़ रहे हो भाई, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये CGST एक्ट का सेक्शन नंबर 9 का सब सेक्शन नंबर 3 के अंदर और सब सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन की हुई सर्विसेज ही तो है लीगल सर्विस। तो ये भी तो लॉ की ब्रांच ही हुई ना भाई, ये भी तो लॉ की, टैक्सेशन का काम भी तो एक लॉ की ब्रांच ही हुई। ऐसा थोड़ी लिखा हुआ क्रिमिनल हो तभी या सिविल काम करोगे तभी, भाई कोई सी भी ब्रांच हो, एनी ब्रांच ऑफ लॉ करो आप तो आपके लिए लीगल सर्विसेज हो जाएगी, बाय प्रोवाइडेड दैट कि वो एक एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड कर रहा हो, एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड कर रहा हो, या फिर रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। सर रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज क्या केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए या GST डिपार्टमेंट में जो जा रहे हो क्या उसको भी इसमें कवर करेंगे क्या? हाँ जी, उसको भी कवर किया जाएगा। अथॉरिटी GST डिपार्टमेंट एक अथॉरिटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अथॉरिटी है जिसके पास आप जा रहे हो। यानी लीगल सर्विसेज के अंदर एक एडवोकेट साहब, अगर आप टैक्सेशन की सर्विसेज भी दे रहे हो, टैक्सेशन से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी दे रहे हो, इन अ कैपेसिटी ऑफ एन एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, इन दैट केस दोज आर ऑल्सो कवर अंडर लीगल सर्विसेज, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लीगल सर्विस का मतलब समझे। प्रोवाइड कौन कर रहा है? एक एडवोकेट या एक सीनियर एडवोकेट। ठीक है, एक एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट जब ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है? अब ये तो हो गया सप्लायर, अब रिसिपेंट कौन है? ये रिसिपेंट है। जो नॉर्मल एडवोकेट होते हैं उनके लिए रिसिपेंट में थोड़ा सा अलग है, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनके लिए रिसिपेंट में थोड़ा सा अलग है। तो जो नॉर्मल एडवोकेट किसी इंडिविजुअल को, नॉन बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको GST के दायरे से इन्होंने बाहर रखा कि उस पर हम GST लेंगे ही नहीं, एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। अगर वो किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन से कम है, किसी बिजनेस पर्सन को दे रहा है लेकिन उसकी GST से कम है, तो उसको भी एग्जम्पशन में रखा, वहां पर भी GST देना है। अबे देगा कौन देगा GST? बताओ यहाँ पर, क्या तुम उस इंडिविजुअल से GST मांगोगे? अरे भाई इंडिविजुअल का तो GST से कोई लेना देना नहीं है। भैया आप एक एडवोकेट हो, इधर बात सुनो, मैंने आपका एक कंसेप्ट तो स्टार्टिंग में बना दिया था कि सरकार एडवोकेट से डरती क्या है, मतलब बदमाश समझती है। भाई नहीं यार, आप परेशान करते हो, परेशान कर दोगे आप मेरे को। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम एक काम करेंगे, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम नहीं लेते, हम तो रिसिपेंट से लेंगे। ठीक है, तो आप एज ए एडवोकेट हमको क्या दिक्कत है, मर्जी से लो, हमें नहीं देना तो रिसिपेंट से ले लो, हमको क्या लेना देना। अब आपके पास एक क्लाइंट आया, अब क्लाइंट इंडिविजुअल है, वो मैरिटल डिस्प्यूट के लिए आया आपके पास, आपने बोला मेरी फीस है 1 लाख रुपए हैं, और गवर्नमेंट क्या उस क्लाइंट से लेगी? अरे भाई वो GST से उसका कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट उससे कहाँ से ले लेगी? तो आपसे वो ले नहीं सकती, उससे वो ले नहीं सकती, तो वो एग्जम्प्ट होगी। इसी तरीके से आपने किसी बिजनेस एंटिटी को दिया, वो बिजनेस एंटिटी छोटी दुकान है, छोटी मोटी दुकान है, उसकी शॉप उसने खोली हुई है, GST में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं हुई है थ्रेशोल्ड से, तो उस केस में किससे लेगी गवर्नमेंट? भाई एडवोकेट से। तो हाय तौबा कर रखी है, नहीं लेंगे भैया। और दूसरी तरफ उससे भी नहीं ले सकते, वो भी अभी रजिस्टर नहीं है दूसरा पर्सन, तो ये भी एग्जम्प्ट हो गया। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आप सर्विस दे रहे हो तो उसको भी एग्जम्प्ट किया हुआ है। ये तो अपने घर वाली बात हो गई भाई, वो अपने घर में अपने आप से थोड़ी लेंगे एज ए रिसिपेंट। उसके बाद B2B सप्लाई किसी दूसरे एडवोकेट को या फर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहा है, कोई जूनियर एडवोकेट किसी दूसरे एडवोकेट को या दूसरी फर्म को दे रहा है, तो वो भी यहाँ पर एग्जम्प्ट कर दिया गया है। लेकिन एक जगह पर टैक्सेबिलिटी आती है, वो भी RCM के अंदर टैक्सेबिलिटी आती है। वो कब आती है? जब आप किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन GST रजिस्ट्रेशन लिमिट है, वहां पर टैक्स देना होगा। RCM के अंदर रिसिपेंट को टैक्स देना होगा। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एडवोकेट एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? टैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, टैक्सेशन इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ लॉ। तो अगर आप अपने किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो तो ध्यान रखिएगा, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि उस क्लाइंट के ऊपर RCM एप्लीकेबल हो जाए। अगर आप एज ए एडवोकेट की कैपेसिटी में उसको सर्विस दे रहे हो तो वहाँ पर RCM में उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, इन दैट केस RCM में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी, तो वो आपको पे ज़रूर करवाना है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, और सीनियर एडवोकेट में भी सेम केस है, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट है, जो कि बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी, सॉरी, एक इंडिविजुअल को दे रहे हैं जो कि नॉन बिजनेस एंटिटी है, वो एग्जम्प्ट है। एक बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है, तो वो भी एग्जम्प्ट है। उसके बाद किसी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो तो वो भी एग्जम्प्ट है।
एंड अगर आप B2B सप्लाई दे रहे हो किसी एडवोकेट को अदर देन सीनियर एडवोकेट और फर्म, तो सीनियर एडवोकेट जब ये सर्विस दे रहा है तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आ जाती है। देखिए, एक जूनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट जब किसी दूसरे को दे रही है तो वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन जब एक सीनियर एडवोकेट B2B सप्लाई दे रहा है किसी दूसरे एडवोकेट को या एडवोकेट की फर्म को, तो उस केस में वो टैक्सेबल होता है। लेकिन टैक्स मांगे किससे भाई? क्या इस सीनियर एडवोकेट से मांगोगे? ये तो देगा नहीं। क्या आप इस दूसरे एडवोकेट से मांगोगे? ये भी भाई एडवोकेट है, ये भी नहीं देगा। तो फिर मांगा जाएगा किससे? लास्ट में जो अल्टीमेट रिसिपेंट है उसका, जो RCM फाइनल रिसिपेंट है, वो यहाँ पर RCM में टैक्स देगा इस वाली सप्लाई के ऊपर। ठीक है। उसके बाद लास्ट है बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन GST रजिस्ट्रेशन लिमिट है, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर RCM के अंदर रिसिपेंट को यहाँ पर GST देना होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो RCM की लायबिलिटी आ जाएगी अगर आप एक टैक्स एडवोकेट के तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप इस RCM के झंझट से अपने क्लाइंट को मुक्त रखना चाहते हो तो आप एक सेपरेट एंटिटी ओपन करवा सकते हो। सेपरेट एंटिटी का मतलब ये है आप एक प्राइवेट लिमिटेड ओपन करवा लो, या आप अपना पर्सनल प्रैक्टिस अलग करो और अपना जो भी आप इनवॉइस इशू कर रहे हो फिर वहाँ से फॉरवर्ड चार्ट में इशू करो। एक प्राइवेट लिमिटेड बना के, एक LLP बना करके सेपरेट लीगल एंटिटी बना लो और उससे फिर आप सर्विस दो, तो वहाँ पर RCM की लायबिलिटी आपके क्लाइंट की नहीं आएगी। अदरवाइज आपके क्लाइंट की RCM की लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए अगर वो GST में रजिस्टर्ड है तो। ये हमने पढ़ लिया। सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या है? सीनियर एडवोकेट का मतलब होता है एन एडवोकेट with his consent be designated as a senior advocate if the Supreme Court or a High Court is of opinion that by virtue of his abilities, standing at the bar or special knowledge or experience in law, he is deserving of such distinction. कोर्ट अगर उनको ये डेजिग्नेशन प्रोवाइड करती है तो वो बन जाएंगे। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है? एनी एंटिटी कैरिंग आउट बिजनेस। एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट आर नेवर लायबल टू पे GST अंडर फॉरवर्ड। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट किसी से भी गवर्नमेंट जो है एडवोकेट से टैक्स मांगती नहीं है। आइदर द सप्लाई वुड बी एग्जाम्प्ट, या तो सप्लाई एग्जाम्प्ट होगी या अगर टैक्सेबल भी हो रही है तो रिसिपेंट को वहाँ टैक्स देना होगा। हेंस दे नीड नॉट टू रजिस्टर अंडर GST, उनको GST में रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं होती है। दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ GST ऑन लीगल सर्विसेज इन इंडिया। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, एडवोकेट को तो टैक्स देना ही नहीं होता। अगर आप एडवोकेट से सर्विस ले रहे हो तो आपको RCM के अंदर उसका टैक्स देना होता है अगर आपकी टर्नओवर ज़्यादा है, GST रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज़्यादा है उस केस में। आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।